आज की वैसे तो सामान्य आपको दिखाई दे रहा है सामने थंबनेल के अंदर कि हम एक स्कूल व्याख्याता का जो सेकंड पेपर आपका जो सब्जेक्ट है भूगोल, हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं। हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है, लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि हमारे सब्जेक्ट को हम किस तरीके से पढ़ेंगे और कौन से पार्ट को हमें पहले करना चाहिए, कौन से पार्ट को बाद में करना चाहिए। और इसी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमारा जो किस पार्ट का एक बड़ा मार्जिन रहता है और एक कौन से पार्ट का कम मार्जिन रहता है, ये सब बात हम करने वाले हैं। कौन से बिंदु की वैल्यू कितनी है, ये सब आज की क्लास में अपने जांच लेंगे। तो कहीं आप चिंता ना करें, बस पूरा आप एक मन को ठान कर बैठें। बस ये है, ऑटोमेटिक हमारी चीजें क्लियर होगी, कवर होगी। तो करते हैं शुरुआत हम आज के इस वीडियो की। देखो, सबसे पहले आपको आज जो हमने ज्योग्राफी के बारे में जो जांचना है, ज्योग्राफी पेपर सेकंड, मतलब बात करूं मैं विषय सब्जेक्ट की, ठीक है। जिसमें देखो, पहला हमारा ये जांचना जरूरी है कि एक उच्च माध्यमिक स्तर का क्या स्कोर रहता है, ग्रेजुएशन लेवल का क्या स्कोर रहता है, और हम ये कहें कि पीजी लेवल का क्या स्कोर रहता है। इसी के साथ एक जो हमारा एक मैनेजमेंट पार्ट है, उसका क्या स्कोर रहेगा, इस बात को हम अच्छे से जांचने वाले हैं, है ना। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का जो है, या मैं इसको ये कह सकता हूं कि उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक लेवल स्तर, ध्यान रखना। इसके आपके 55% आने वाले हैं, लेकिन ये 55% आपके कितने अंकों के होंगे? 110 अंकों के होंगे। मतलब बहुत बड़ा पार्ट अपने आप में, लेकिन बड़ा सरल पार्ट है ये। जितने अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, आप ये समझना उतना ही सरल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड जो रहेगा हमारा ग्रेजुएशन लेवल जो रहेगा, 55% है आपके, और 110 आपके अंक है, ये याद रखना। समझ रहे होंगे आप, मतलब दोनों ही पार्ट हमारे बराबर है, तो इसमें तो कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए आपको, है ना। जैसे स्नातकोत्तर अगर पीजी लेवल की मैं बात करूं, आपके 10% रहेंगे, और कितने अंकों के रहेंगे? 20 अंकों के रहेंगे, ये ध्यान रखना भाई। इसी के साथ हमारा जो शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, या मैं कहूं शिक्षण अधिगम सामग्री, या शिक्षण अधिगम के अंदर जो कंप्यूटर और एक सूचना प्रौद्योगिकी का जो पार्ट है अपने आप में, ये बड़ी महत्ता रखता है। हालांकि बड़ा लेंथी नहीं है, बड़ा ही छोटा सा सिलेबस है इसका, पर इसको कवर करना मुश्किल, आप समझते हैं, पर मुश्किल होता नहीं है। वही चीज आज की इस क्लास में हम जानना चाह रहे हैं कि हमें किस पार्ट को कैसे पढ़ना है, कितने अंक ध्यान में रखने हैं। जैसे इस मैनेजमेंट पार्ट के आपके 30 प्रश्न हैं और 60 अंकों के रहेंगे। टोटल में बात करूं, 150 प्रश्न आपके होंगे, और अंक कितने होंगे? टोटल 300। मैं ये कहूं कि आपका जो ज्योग्राफी विषय का जो एग्जाम है, 300 अंकों का होगा, और 300 में से आप प्रश्न को संख्या देखो तो 150 रहेगी। इससे आपको एक पता लग गया कि प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंकों का है। समझ में आ रही है बात आपको? जी। लेकिन इसके बाद सबसे पहले हम उच्च माध्यमिक स्तर को
ध्यान में रखते हुए पार्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे रहेंगे और उसको कैसे पढ़ना होगा। जैसे देखो, उच्च माध्यमिक स्तर, इसमें आपका जो पहला टॉपिक रहेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना रहेगी। अब पता होना चाहिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें क्या पढ़ना है। जैसे पृथ्वी की आंतरिक परतें, आंतरिक परतों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानों के प्रकार कितने हैं, भूकंप की उत्पत्ति साथ ज्वालामुखी, कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कौन से सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, कौन से एक प्रकार के शांत या मृत ज्वालामुखी हैं। इन सब को हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बांटना है। साथ ही इसके बाद हमारा जो सेकंड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा प्लेट विवर्तनिकी। बड़ा ही शानदार बिंदु है, बहुत सरल है, और आपको इस बात का पता भी होगा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई कौन सी प्लेट का निर्माण किस तरीके से हुआ, पूरे धरातल पे, पूरी पृथ्वी पे कितने महाद्वीप, कितनी प्लेटें हैं, कौन सी छोटी प्लेट है, कौन सी बड़ी प्लेट है, इन सब की हम बात इस क्लास में करने वाले हैं। पवनों के कार्य, नदी के कार्य और ग्लेशियर, कि भाई पवन किस दिशाओं में चलती है, नदी के कार्य क्या है, ग्लेशियर कहां बनते हैं, किस तरीके के बनते हैं, इन सबको हम टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। साथ ही सेकंड रहेगा आपका वायुमंडल की संरचना। वही बात कि वायुमंडल के अंदर कुल कितनी परतें पाई जाती हैं, कितने मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब बात हम इस क्लास में, इस सिलेबस में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ इस वायुमंडल का संगठन, मतलब मैं ये कहूं कि कौन कौन से प्रकार की गैसें पाई जाती है वायुमंडल के अंदर, कौन से प्रकार की गैस की प्रधानता है यहां, ये भी बात हमें इसी आपके बिंदु में पढ़ना होगा। सूर्य तप और ऊष्मा बजट और आर्द्रता और एक वर्षा, बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु अपने आप में। जैसे मैं कहूं कि सूर्य ऊष्मा, सूर्य तप, ऊष्मा बजट, ये सब बात हमारी इस बिंदु में होने वाली है। सूर्य की किरणें आती हैं, उसका पृथ्वी पे क्या प्रभाव है, समुद्रीय क्षेत्र में क्या प्रभाव है, कौन सी किरणें हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी किरणें नुकसानदायक हैं, ये सब बात इस क्लास में करेंगे, है ना। इसी के साथ आर्द्रता और वर्षा, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि संवहनीय वर्षा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में किस प्रकार की जो वर्षा होती है, वर्षा कितने प्रकार की होती है, वर्षा किस प्रकार से होती है, आर्द्रता कम या ज्यादा कौन से भूभाग में रहती है, ये सब बात हम इस क्लास में करेंगे। लेकिन अगला टॉपिक जो रहेगा, महासागरीय नितल के उच्चावच। नितल का मतलब एक मैदान होता है, महासागर के अंदर का भाग होता है। महासागर के अंदर का जो भाग है उसमें किस प्रकार के गर्त पाए जाते हैं, मगन ढाल क्या चीज होती है, महाद्वीपीय ढाल क्या होती है, महाद्वीपीय मगन तट क्या होता है, महासागरीय गर्त क्या होता है, ये सब बात हमारी इस महासागरीय नितल के उच्चावच बिंदु में करेंगे। साथ ही एक लवणता, कि कौन से भूभाग में नमक की मात्रा सर्वाधिक होगी, कम होगी, इस बात को भी हम समझेंगे। ज्वार भाटा की उत्पत्ति, महासागरीय धाराएं, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा,
विश्व की सबसे गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, गर्म जलधाराओं का प्रभाव सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में रहता है, ठंडी जलधाराओं का प्रभाव सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में रहता है, ये बात सब करने वाले हैं। कि साथ ज्वार भाटा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? ज्वार की उत्पत्ति जो होती है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, भाटा की जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी के एक प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होती है। इस चीज को भी हम जांचने वाले हैं। लेकिन इसके जस्ट बाद हमारा एक शानदार सा बिंदु रहता है, भारत की अवस्थिति, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियां के साथ साथ एक जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि। ये भी बहुत शानदार पार्ट है। 12वीं क्लास के एक पहले लेसन के अंदर ये बात दी हुई है, बड़ा शानदार सा बिंदु है एनसीईआरटी की बुक के अंदर। हम उसी को आधार मानते हुए इस बिंदु को पढ़ेंगे। साथ ही एक आपदा प्रबंधन नाम का टॉपिक आता है, जिसमें मैं ये कहूं कि एक बाढ़, सूखा या भूस्खलन, ये सब चीज पढ़ेंगे कि बाढ़ जो आती है कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार से आती है, और बाढ़ आने से धरातल पे, स्थल पे क्या नुकसान हुआ, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। किस प्रकार से बाढ़ आती है, भूस्खलन जो आते हैं पर्वतीय भागों में आते हैं, उनका क्या प्रभाव है, कौन से क्षेत्रों में सर्वाधिक भूस्खलन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारी एक बिंदु आता है प्रमुख फसलें, निज टॉपिक जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। एक चीज ध्यान रखना, हमारा उद्योगों के टॉपिक के अंदर ज्यादा लेंथी नहीं है, बस एक लोहा इस्पात उद्योग है, इसका सूती वस्त्र उद्योग है, बस हमें इतनी ही बात करनी है। इसके अलावा प्रदूषण, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। एक सतत विकास नाम का बिंदु भी आता है, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, बड़ा ही शानदार सा पॉइंट है, ये ध्यान रखना। तो इसको भी हमें अच्छे से कवर करना है, ये ध्यान रखना। बात समझ में आपको आ रही होगी। इसी के साथ एक प्रायोगिक भूगोल, बड़ा ही शानदार बिंदु है। देखो, अगर आपको प्रायोगिक भूगोल पढ़नी हो तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा 11वीं क्लास की प्रायोगिक भूगोल और 12वीं क्लास की प्रायोगिक भूगोल, उसको मद्देनजर रखते हुए हम इन पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना। मापनी क्या होती है, समपटल सर्वेक्षण क्या होता है, मानचित्र प्रक्षेप क्या है, एक स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, माध्य माध्यिका, बहुल या मानक विचलन या सहसंबंध नाम के सभी टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। कि भाई माध्यिका कैसे निकाली जाती है, बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, माध्य विचलन जिसको मैं कहूं, या मान लो अपने आप में एक माध्य कहूं, समांतर माध्य कहूं, औसत समांतर माध्य कहूं, इन सब को हम इस क्लास में अच्छे से कवर करने वाले हैं। और अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये ध्यान रखना। लगता कठिन होगा, लेकिन हमें वो दिन याद है 10वीं क्लास के, पूरी बुक के अंदर से कमजोर जो बच्चा हुआ करता था, वो इन्हीं समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक के सवालों को देख करके, पढ़कर, हल करके पास होता था। वे ही टॉपिक भूगोल के अंदर, ध्यान रखना। तो बड़े शानदार से टॉपिक है, कठिन नहीं है, आप ये ध्यान रखना। बात समझ में आ रही होगी आपको ये? जी। फिर है अपना एक ग्रेजुएशन लेवल, स्नातक स्तर का कौन सा पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण अपने के लिए। जैसे मैं बात करूं भौतिक भूगोल की, फिजिकल ज्योग्राफी की, इसमें एक तो भू संतुलन एवं भू संचलन कह सकता हूं,
इसी के साथ एक तापमान का व्युत्क्रमण, कि जैसे सर्वाधिक तापमान, कम तापमान, पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्र में रहने के कारण क्या है, इस तापमान का समुद्री क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, स्थलीय भाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी बात हम इस आज की क्लास में करने वाले हैं। ये ध्यान रखना भाई। लेकिन आपको एक बात अच्छे समझ में आनी चाहिए कि भाई जो मैं आपको बता रहा हूं ना, बस आप इसे एक नींव बांध के चलें, आपका रास्ता बड़ा जो कठिन होता है ना, सरल अपने आप बनता है, बनाना पड़ता है अपने को। तो एक बिंदु आता है वायदा पेटियां, मैं जिसको ये कह सकता हूं कि टोटल हमारे ग्लोब पर कितनी पेटियां पाई जाती हैं, आप सब जानते हैं 7 पेटियां पाई जाती हैं। 7 में से 3 तो आपकी तापजन्य पेटियां हैं और 4 जो गतिजन्य पेटियां हैं, 4 गतिजन्य और 3 तापजन्य। वही बात इन पेटियों का निर्माण कैसे होता है, कौन सी पेटी को तापजन्य कह सकते हैं, कौन सी पेटी गतिजन्य कह सकते हैं, ये बात भी हमें बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखना होता है। साथ ही एक पवन परिसंचरण, जिसको मैं ये कहूं कि गर्म और ठंड पवनें जो धरातल पे चलती हैं, उदाहरण के तौर पर बता दूं, चिनुक, ब्रिकफील्डर, फोन जैसी पवन है, लेवेंडर जैसी पवन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, स्थलीय भागों पर गर्म और ठंडी जो विभिन्न प्रकार की जो पवनें चलती हैं, हम उसका अध्ययन इसी बिंदु में करने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक जलवायु का वर्गीकरण, बड़ा ही शानदार बिंदु, ध्यान रखना, कोपेन और इलेक्ट्रोन, बस 2 ही बिंदु है। मैं ये कहूं सबसे सरल टॉपिक है ये, एक प्रश्न आता है, बड़ा सरल प्रश्न आता है इस कोपेन के वर्गीकरण का, कि कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र को हम क्या नाम देंगे, ध्रुवीय क्षेत्र को हम क्या नाम देंगे, इस बात का हमें पता होना जरूरी है। के साथ एक महासागरीय जो निक्षेप होते हैं, प्रवाल भित्तियां जो होती हैं, एटोल्स का निर्माण होता है, यह भी कि सर्वाधिक प्रवाल भित्तियों का निर्माण कौन से महासागर में होता है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां से है, ये सब बात हम इस क्लास में करने वाले हैं। सेकंड पार्ट रहता है हमारा मानव भूगोल। कौन सा रहता है, एक मानव भूगोल रहता है, कि मानव भूगोल में आधुनिक विचारधारा, इसके अंदर भी हमारा एक संभावनावाद या संभववाद बोल सकता हूं, नियतिवाद बोल सकता हूं, नवनिश्चयवाद बोल सकता हूं, प्रवास के कारण प्रकार, यहां बड़ा एक शानदार टॉपिक है अधिवास, प्रवास, जनसंख्या वितरण का ही अपने आप में एक टॉपिक आता है, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया हुआ है, बड़ा शानदार टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से कवर करेंगे। विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण एवं वितरण, कौन से जनजातियां कौन से क्षेत्र में निवास करती हैं, कौन से मरुस्थल की प्रसिद्ध जनजाति है, कौन सी जनजाति जंगलों में निवास करने वाली, वन क्षेत्र में निवास करने वाली है, ध्रुवीय इलाकों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, यह भी बात हमारी इसी क्लास में होने वाली है, तो आप चिंता ना करें। इसी के साथ एक बार मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अपने इस भांबूसर हिंदी क्लास ऐप पर आपको सभी प्रकार के कोर्स उपलब्ध हो रहे हैं, जैसे मैं ये कहूं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, प्रथम प्रश्न पत्र, सेकंड पेपर भी, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है आपका, ज्योग्राफी विषय है, इसी के साथ हमारे सीईटी, कांस्टेबल,
सब इंस्पेक्टर, ग्राम सेवक, पटवार, सभी के कोर्स यहाँ इसी आपको चैनल में मिलने वाला है। तो आप ध्यान रखें, अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो आप एक बार इसी ऐप का सहारा लें। तो ध्यान रखना, इस स्कूल व्याख्याता के अंदर सेकंड जो हमारा एक बिंदु है, मानव भूगोल। इस मानव भूगोल के बाद एक है आर्थिक भूगोल और एक है भौगोलिक विचारधाराएं, थॉट्स कह सकते हो, एक प्रकार का चिंतन कह सकते हो, चिंतक कह सकते हो कि भाई आर्थिक भूगोल प्राकृतिक संसाधन और उनका वितरण। इसी के साथ एक विश्व के कृषि क्षेत्र, विश्व के औद्योगिक क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में कृषि की कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। जैसे मैं ये कहूं, गेहूं की पेटियां हैं, बाजरा की पेटियां हैं, मक्का पेटियां हैं, इन पर आधारित विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र हैं, उद्योग, इन सब की गणना हमारे को इस क्लास में करनी है। साथ ही भौगोलिक विचारधाराओं में भूगोल की परिभाषा किसने दी, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को पढ़ेंगे। क्षेत्र, प्रकृति और इसके उद्देश्य। ग्रीक, यूनानी, इन्होंने भूगोल को अपने किन शब्दों में साबित करके दिखाया, के साथ ही रोमन भूगोलवेताओं का योगदान। ये बड़ा बिंदु, इंटरेस्टिंग पॉइंट अपने आप में, इसको पढ़ोगे बड़ा ही सरल शब्दों में याद होगा। ये जितना आपको कठिन लगता है उससे ज्यादा तो सरल है ये। तो ध्यान रखना, प्रमुख भूगोलवेताओं, उनके कार्य की बात करूं, जैसे मैं हम्बोल्ट हैं, रिटर हैं, रेटजेल हैं, ब्लास हैं, हार्टसोन हैं, हटिंगटन की कृतियां हैं, इन सब ने भूगोल की अपने आप में एक महत्ता दी है। ये सब बिंदु हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। साथ ही एक राजस्थान का भूगोल। वैसे तो इस राजस्थान के भूगोल को आप स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ लेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप पहले ही राजस्थान के भूगोल को प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ो, थोड़ा गहराई से पढ़ लेना ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े, बस प्रश्नों का लेवल बदल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। के साथ भू आकृति, जैसे मैं ये कहूं कि राजस्थान की कैसी आकृति, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना, बड़े छोटे जिले कौन से हैं, कर्क रेखा गुजरती है, कितने जिलों से है, दूर निकटतम, ये सब बात हमारी इस टॉपिक में होने वाली है। के साथ ही एक जल निकासी, या आप अपवाह तंत्र बोल दो, नदियां जिसको कहते हैं, झीलें जिसको कहते हैं। एक जलवायु टॉपिक है, प्राकृतिक वनस्पति है, मिट्टी एवं मरुस्थलीकरण, ये भी बड़ा शानदार बिंदु, इसको पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखना भाई। और सिंचाई, बहुउद्देशीय प्रयोजन जिसको कह दिया अपने, प्रमुख कृषि फसलें और जलवायु प्रदेश। बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, छोटा कौन सा है, जोधपुर ग्रामीण जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल होता है, कौन से में आता है, ये सब बात इस टॉपिक में करेंगे। साथ ही एक खनिज संसाधन टॉपिक है, जैसे अपने बोलते हैं ईंधन खनिज है, ऊर्जा खनिज है, धात्विक है, अधात्विक है, इन सब की बात इस क्लास में करेंगे। उसके अलावा एक प्रमुख उद्योग टॉपिक आता है भाई, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, इन सब की बात हम इस क्लास में करेंगे। उसके अलावा एक रहता है जनसंख्या वितरण और घनत्व, मतलब सीधा मैं कहूं राजस्थान की जनसंख्या, जनगणना, बस
समझ में आ रही होगी बात। भी राजस्थान भूगोल का जो पार्ट है बड़ा ही शानदार सा पार्ट है, ध्यान रखना। उसके अलावा अब रहता है हमारा एक पीजी लेवल, जिसमें भूगोल के अंदर अभिनव प्रवृत्तियां, व्यवहारिक या आचरणात्मक भूगोल, या भारत में भूगोल का जो विकास है किस तरीके से हुआ, जिसमें कुछ भूवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषाएं दी गई है, कथन दिए गए, निष्कर्ष, इनको भी अच्छे से कवर करना होगा। साथ ही भू आकृति विज्ञान के अंदर पढ़े तो भू आकृतिक संकल्पनाएं, मानचित्रण, अनुप्रयोग और पर्यावरण भू आकृतिक और एक ढाल मूल्यांकन, ग्राफिक कह सकते हो अपने आप में। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा आप मन लगा के जब समझोगे ना, तो मैं नहीं मानता कि आपके लिए कठिन टॉपिक है। याद रखना इस चीज को। तो भाई आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर हम देखें जैसे औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, और इसमें विशेष है वेबर का, ध्यान रखना। इसके अलावा भारत के आर्थिक सभी प्रदेश हमारे को अच्छे से पढ़ने होंगे। सेकंड जो पार्ट रहता है हमारे पीजी लेवल में, एक अर्बन ज्योग्राफी, जिसको मैं कह सकता हूं कि भाई प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में शहरों की उत्पत्ति और विकास। उसके अलावा एक आमलेन नगर नियोजन के सिद्धांत, इन सब की चर्चा इसी क्लास में हम करेंगे। इसके अलावा एक कृषि भूगोल पार्ट रहता है अपना, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जैसे वॉन थुनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, कि इन्होंने कृषि भूगोल के बारे में हमारे को इस प्रकार की एक रचित संकल्पनाएं दी है। उसके अलावा भारत में हरित क्रांति, कृषि वानिकी का महत्व, उसका क्षेत्र क्या है, कि भाई हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग, इस हरित क्रांति का भारत के कौन कौन क्षेत्रों में सर्वाधिक अच्छा प्रभाव पड़ा था, इन सब बातों को हम इस क्लास में करेंगे। फिर रहता है अपना एक पार्ट जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसको कह सकता हूं कि भाई जनसंख्या की सिद्धांत अपने को पढ़ने जरूरी है। उसके अलावा एक माल्थस भारत की जनसंख्या नीति, अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय रहता है, ध्यान रखना ये, कि भाई जनसंख्या के सिद्धांत, कौन से क्षेत्र में जनसंख्या के बढ़ने के प्रमुख कारण हैं और क्या कारण हैं, जनसंख्या प्रवास, लोगों के प्रवास होने का प्रमुख कारण क्या है, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जनता जा रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, क्या ये भौगोलिक कारक रहा है, क्या ये राजनीतिक कारक रहा है, ये भी हमें जानना होगा। इसी के साथ राजनीतिक भूगोल में जैसे कहूं, राजनीतिक भूगोल का विकास, एक मैकेंडर की अवधारणाएं, राजनीतिक भूगोल का एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत बीएस जोन्स द्वारा जो दिया गया, उसकी क्या महत्ता है यहाँ। साथ ही सीमांत सीमाएं, हमारे बफर क्षेत्र में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, भारत का बफर क्षेत्र कौन कौन सा एरिया कहलाता है, क्या होता है बफर क्षेत्र, इस बात को भी इस क्लास में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ लास्ट जो पार्ट रहता है आपका एक मैनेजमेंट, जो सभी जानते हैं सामान्य तौर पर कि भाई शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणाएं, यहाँ दायरे के जगह आप क्षेत्र भी बोल सकते हैं, कोई नहीं। इसके अलावा किशोर शिक्षार्थी की शारीरिक या संज्ञानात्मक, सामाजिक या भावनात्मक और नैतिक विकास संबंधी विशेषताएं, ये सब बात हमारे को जानना है। इसी के साथ एक नैतिक विकास की प्रमुख हमारी इस मैनेजमेंट में उपलब्धि क्या रहती है, हमारे स्कूल व्याख्याता के अंदर
हमारा क्या सिस्टम रहेगा, क्या मैनेज रहेगा, क्या मैनेजमेंट रहेगा। इस बिंदुओं को भी हमें एक आधार मानकर पढ़ना है, ध्यान रखना। के साथ ही शिक्षण या सीखने के लिए निहितार्थ मतलब एक प्रमुख उपलब्धि विशेषता, सीखने के व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और रचनावादी सिद्धांत वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के लिए इसका क्या निहितार्थ है, उनके लिए क्या एक उपयोगी रहेगा। हमारा बिंदु जो है, इसी के साथ एक मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन की अवधारणाएं और समायोजन तंत्र को पूरे अच्छे से पढ़ना ही, ध्यान रखना भाई, क्योंकि एक मैनेजमेंट का अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है, बड़ा पार्ट अपने आप में। 30 प्रश्न आते हैं, 60 अंकों का पार्ट है। अगर एक बार आप मात्र 2 महीने ढंग से पढ़ लेते हो तो मैं नहीं मानता कि आपके लिए टॉपिक ये पार्ट कठिन है क्या। एक फ्री के अंक ही, ध्यान रखना। इसी के साथ एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम, या मैं कहूं कि इस पार्ट को तो हम बड़े ही एक सरल तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। और वैसे तो देखो, हमारे साथ जो घटनाएं घटित तो होती हैं, जिन चीजों को हमने सामान्य तौर पढ़ा या पढ़ाया, इतना हमें ज्ञान है, तो ये बड़ा पार्ट अपने आप में एक स्कूल व्याख्या तो के लिए कठिन नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसी के साथ संचार कौशल, उसका उपयोग क्या होता है, शिक्षण मॉडल क्या रहता है, इसी के साथ सूचना प्रसंस्करण कौन सा पार्ट अपना क्या बिंदु रहेगा, एक सहयोगी शिक्षण जो है इसकी क्या महत्ता है, ये सब बात इस क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आईसीटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई। लेंथी नहीं है टॉपिक, है तो शॉर्ट, बस थोड़े नाम आपको कठिन लगेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि 2 या 3 बार उन नामों को पढ़ लिया जाए तो मैं नहीं मानता कि आपके लिए ये चीज मुश्किल है। इसके अलावा कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश मतलब कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक है, ये ध्यान रखना। तो भाई ये था जो अपना एक स्कूल व्याख्याता का सिलेबस। जितना एक बड़ा सिलेबस दिख रहा है तो इतना लंबा है नहीं, लेकिन इसको हमें करना क्या है, पार्ट में बांटकर पढ़ना है, ये ध्यान रखना। पहले सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से आप कवर कर लें, क्योंकि विषय अपना एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, आपको ध्यान है। साथ ही मैं ये कहूं कि प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा, प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी, प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न का मतलब आप समझ रहे हो, एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा, ये बात सत्य है। हाँ, नकारात्मक जो रहेगा 0.33 रहेगा, ध्यान रखना। ये गलत उत्तर के लिए एक विशेष प्रश्न निर्धारित अंकों में 1/3 काटा जाएगा, याद रखना इस बात को। ये सब आप जानते हैं कि भाई हमारे पेपर को करने से पहले जो कुछ हमारी विषय दिए होते हैं एक प्रकार के, उन बिंदुओं को थोड़ा पढ़ना जरूरी है। जो फर्स्ट बार एग्जाम दे रहा है तो उनके लिए शायद जरूर लगेगा। बाकी कहते हैं ना कि इनका थोड़ा बहुत ज्ञान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने विषय से संबंधित और जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको आप ढील में मत लेना, बस ये ध्यान रखना। अच्छी मेहनत करना, सिलेक्शन होगा और शानदार सिलेक्शन होगा। कंटेंट में मैं नहीं कमी छोड़ने वाला, आपके लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। हर टॉपिक की आप अपने आप में अच्छे से, जैसे टॉपिक पूरा होगा आपको तुरंत उसकी एक पीडीएफ मिल जाएगी।
इसके साथ एक पर्सनल क्लास होगी प्रत्येक टॉपिक वाइज, ताकि आपको कठिनता ना हो एक प्रकार की, है ना। विषय का ज्ञान, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर, पीजी, और ये सब चीज तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, इतनी देर पढ़ाया ही है मैंने। तो ये था हमारा एक सिलेबस, जान लिया होगा। नेक्स्ट अपने विषय की क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।